जो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। क्या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। क्या हमारे एथलीट्स को इंसाफ मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाले रेसलर्स को ऑलमोस्ट 1 महीना होने को हो रहा है प्रोटेस्ट करते हुए। 1 महीने से वो सड़क पर बैठे हैं और अपनी मांगे दोहरा रहे हैं और मीडिया में इसकी ना के बराबर चर्चा देखने को मिल रही। उल्टा हुआ यह है कि इस समय के दौरान इन रेसलर्स को बदनाम करने की बहुत कोशिश करी गई। एलिगेशंस उठी कि ये प्रोटेस्ट तो एक साजिश है, एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है और इसका असली मकसद कुछ और है। कहीं पर कहा गया कि अगर इन रेसलर्स को बोलना ही था तो पहले क्यों नहीं बोले ये। कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रायल नहीं देना चाहते क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इन सारी नई डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों की डिमांड शुरू से ही बहुत स्पेसिफिक रही है। इन्होंने सिर्फ एक आदमी के खिलाफ बोला है और उसी एक आदमी के खिलाफ एक्शन की भी डिमांड करी है। यह आदमी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बीजेपी एमपी भी है उत्तर प्रदेश की गोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 7 रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करी है इनके खिलाफ और इन 7 में से एक माइनर भी है। इसी के चलते जनवरी में पहली बार रेसलर्स प्रोटेस्ट करने बैठे थे जंतर मंतर पर। सही सुना आपने, जनवरी 2023 में। लेकिन तब हुआ क्या कि 3 दिन के अंदर अंदर ही सरकार ने इन्हें एश्योरेंस दी कि सरकार एक्शन लेगी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट बंद कर दिया। लेकिन फिर 3 महीने बाद ये फिर से आते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने, कहते हैं कि सरकार डिले कर रही है, ढंग से एक्शन नहीं ले रही है। सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को जांचने के लिए, लेकिन रेसलर्स का कहना है कि सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज करने में बहुत डिले किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि इन्हें भरोसा ही नहीं है इस कमेटी पर। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अप्रैल के महीने में ये फिर से आ गए प्रोटेस्ट करने। इस बार इस प्रोटेस्ट को थोड़ी पब्लिसिटी मिली और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर करो। और 6 से 7 दिन बाद इस प्रोटेस्ट के दिल्ली पुलिस फाइनली 2 एफआईआर करती है ब्रजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को। पहली एफआईआर पॉक्सो एक्ट के अनुसार होती है, जो कि माइनर की एलिगेशंस पर आधारित है, और दूसरी एफआईआर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी के रेलेवेंट सेक्शंस पर होती है। हमारे पहलवान कहते हैं कि प्रोटेस्ट लेकिन अभी भी जारी रहेंगे जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। अब इस पॉइंट पर आते आते कई ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना ओपनली सपोर्ट जताया था पहलवानों को, तो इसके चलते कई अफवाहें सोशल मीडिया में और मीडिया में फैलने लगती हैं। कई आरोप जो पहलवानों पर लगाए जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इस पर और उसी शॉर्ट वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स थे। एक यूजर ने लिखा, ये सब उस नियम की वजह से हो रहा है जो ब्रजभूषण ने लागू किया है कि अब ओलंपिक या नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले रेसलरों को अब ट्रायल खेलना होगा, उन्हें सीधा टिकट नहीं मिलेगी। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, मेडल लाने का मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर है। सुशील कुमार भी ओलंपिक मेडलिस्ट था, लेकिन अब वो जेल में है। लोग जानते हैं कि ये केवल एक राजनीति से प्रभावित प्रोटेस्ट। तीसरा एक कमेंट देखिए, अगर मेडल लाए हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उनके कहने से ही किसी पे रेप केस प्रूव हो जाएगा। और अगर 10 साल से सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई बात थी तो इन्हें अपनी शादी या पार्टी में क्यों इन्वाइट करते थे, पहले क्यों नहीं बताया ये सब। ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देख सको कि कितने अलग अलग तरह की एलिगेशंस यहाँ रेसलर्स पर लगाई जा रही है। फाइनली चौथा कमेंट एक और देख लीजिए, पूरा फैक्ट क्यों नहीं बताते हो। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये सारे किसी को भी कमेटी के सामने एक सबूत और गवाह पेश नहीं कर पाए। आइए इस कमेटी के पॉइंट को भी पहले देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज जानने वाली ये है कि कानून के अकॉर्डिंग देश में हर एक 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपने ही फेडरेशन के अंदर किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करनी हो तो इस इंटरनल कंप्लेन कमेटी को करी जा सके, लेकिन WFI के पास कोई ऐसी इंटरनल कंप्लेन कमेटी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन हमें बताती है कि सिर्फ रेसलिंग में ही नहीं बल्कि आधी से ज्यादा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस देश में, उनके पास या तो अपनी इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट पैनल नहीं बना हुआ, या फिर वो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। अब इसके अलावा जब रेसलर्स पहली बार प्रोटेस्ट करने आए जनवरी 2023 में, उस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक नई कमेटी बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी। इस कमेटी का काम था कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उन्हें जांचना। अब इससे रिलेटेड 13 अप्रैल 2023 को इकोनॉमिक टाइम्स में यह आर्टिकल छपता है, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है कि इस ओवरसाइट कमेटी में हो क्या रहा है। एक समय पर एलिज किया गया था कि ब्रजभूषण सिंह ने एक फीमेल फिजियो से मसाज के लिए पूछा था
अपने बैक पेन को ट्रीट करने के लिए पिछले साल बुल्गारिया में एक कंपटीशन के दौरान। लेकिन जब इस ओवरसाइट कमेटी की हियरिंग हुई तो इस सेम फिजियो ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी हुआ था। ये कहती हैं कि मसाज के लिए नहीं, ब्रजभूषण ने सिर्फ एक पेन किलर के लिए पूछा था। आर्टिकल में लिखा जाता है कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसके बेसिस पर इन सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को प्रूफ किया जा सके ब्रजभूषण के खिलाफ। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स का क्या कहना है? जूनियर में जो लड़कियां गई हैं 10 की 10, उन्होंने बताया और उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठाई। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि वो सारी रूम में एक साथ रहती थी, कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। और रही बात फिजियो की, जब उनसे पूछताछ का मामला आया तो फिजियो ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ टैबलेट मांगने के लिए बुलाया था। ये कारण इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं, उनको डराया जा चुका है कि आप अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा, या जो भी वो थ्रेट करते हैं जो हमेशा से लड़कियों के साथ करते आए हैं। ये नेचुरल है उनकी राय में कि कुछ लड़कियां यहाँ पर चुप रहेंगी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स पूछते हैं कि कहाँ है लड़कियां जिनके खिलाफ ये हैरेसमेंट हुई है, वो सामने क्यों नहीं आ रही? साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा कोई और लड़की सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लड़कियां कंप्लेन कर रही हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता कानून के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर देते वक्त कहा था कि जो 7 लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उनके नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटा दिए जाए ताकि उनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो असलियत में हमें एक्चुअली में इन 7 रेसलर्स के नाम नहीं पता जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी है। हमें सिर्फ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नाम पता है क्योंकि ये 3 रेसलर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। साक्षी का कहना है कि इन 7 के अलावा और भी कई हैं जिन्होंने टेस्टिफाई किया ओवरसाइट कमेटी के सामने। कह रहे हैं कि कोई भी लड़की आगे नहीं आई है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट दी जिसपे FIR हुई है और 10 लड़कियों ने कमेटी में अपने बयान दिए हैं, और बाकी और भी बहुत लड़कियां हैं जो सामने नहीं आना चाहती। उनके फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, हमारी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। तो बहुत लड़कियां साथ है, पर मजबूरी है, घर वालों की तरफ से मान लो या किसी भी तरफ से मान लो, कई लड़कियां जो है आगे नहीं आना चाहती हैं। अब पुलिस को जो कंप्लेन करी गई है उसमें 8 इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, टूर्नामेंट में, वार्म अप के दौरान इनमें एलेज किया गया है कि ब्रजभूषण लड़कियों को गलत जगह पर टच कर रहे थे, नाटक करते हुए कि उनकी ब्रेथ चेक कर रहे हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में ब्रजभूषण अपना कमरा हमेशा सेम होटल और सेम फ्लोर पर बुक कराते थे जहां पर ये लड़कियां रहती थी। जो जूनियर लड़कियां थी वो अक्सर कमरे में साथ बैठकर रोती थी ये होता हुआ देखकर, खाना नहीं खाती थी। और रिसेंट ईयर्स में ये हरासमेंट इस लेवल तक पहुंच गई थी कि ये इनटॉलरेबल बन चुकी थी। ब्रजभूषण जब भी बाहर जाते थे कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो वो लड़कियों के फ्लोर पे रूम लेते थे, उसी सेम होटल में रूम लेते थे। और लड़कियों के साथ में जैसे ट्रैवल करना है, बस में करना है, तो उनके साथ बस में बैठते थे। लड़कियों को मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता था। और ये रिसेंटली अभी 1-2 साल में ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि जूनियर लड़कियों के लिए या जो अंडर 17 जो लड़कियां हैं उनके साथ में, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। लड़कियां रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी होकर रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, तो वैसे मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को। और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले पर्सनल फेवर्स के लिए, और वो सब करके तो वो ऐसी हरकतें उनकी बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर बढ़ गई थी। कई लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि ये लड़कियां अब क्यों बोल रही हैं, पहले क्यों नहीं कंप्लेन करी इस चीज के बारे में जब ये हुआ था। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों मी टू मूवमेंट के बारे में, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हॉलीवुड में हुई थी और उसके बाद वो मूवमेंट इंडिया पहुंची थी। कई औरतों ने स्पीकअप किया था कि उन्हें कितना हैरेसमेंट फेस करना पड़ा सालों के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एलिगेशन सारी औरतों के द्वारा की गई सच थी, लेकिन ये भी स्टूपिड है इमेजिन करना कि सारी ही एलिगेशंस गलत थी। बात क्या है कि जो लोग कहते हैं कि अब क्यों, ये लोग एक आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट इमेजिन करते हैं जहां पर औरतें और आदमी एक बराबर है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों की बात एक बराबर सुनी जाएगी और जॉब और करियर किसी का भी रिस्क पर नहीं होगा। जो भी गलत काम करने वाला है वो इंस्टेंटली पकड़ा जाएगा, उन्हें धमकी नहीं दे पाएगा और पुलिस भी इंस्टेंटली एक्शन लेगी, प्रोएक्टिवली एक्शन लेगी। कोर्ट ट्रायल जल्दी से होगा, जस्टिस आसानी से मिलेगा और कोई स्टिग्मा भी नहीं होगा सोसाइटी में। लेकिन अगर हम असल जिंदगी में देखें तो ये सच्चाई नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर ऐसे बयान अक्सर सुनने को मिलते हैं, ये कंप्लेन कर रही है पर इसकी तरफ से भी कुछ होगा ही, इसने भी कुछ तो इशारा दिया होगा। यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं।
या फिर कोई कहता है कि तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, चुप रहो बेटा, इग्नोर करो। कहीं आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलती हैं, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम तेरी शादी कैसे करेंगे। अक्सर खुद के परिवार के लोग भी धमकियां देते हैं अपनी ही लड़कियों को, अगर किसी के सामने मुंह खोला तो देखना फिर कि तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तो ऐसी सोसाइटी में आप बड़ी आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि औरतों के खिलाफ हरासमेंट होती है लेकिन वो चुप रहती है। उन्हें डर लगता है बोलने से, उन्हें लगता है बाकी लोग क्या सोचेंगे, या वो ट्रॉमेटाइज्ड फील करती है। अभी स्टिग्मा के अलावा इमेजिन करो यहाँ पर करियर खत्म होने का भी रिस्क है। अगर वो अपने ही बॉस के खिलाफ कंप्लेन करेंगी तो उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हें जॉब में रहने दिया जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि लड़कियां ऐसे करियर ऑप्शंस चूज ही क्यों करती हैं, लेकिन सच बात यह है कि कौन से करियर में ऐसा नहीं होता। फिल्में, जर्नलिज्म, रेसलिंग, कॉर्पोरेट, हर तरफ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। हमारी कॉमनवेल्थ मेडल विनिंग रेसलर विनेश फोगाट का भी यही कहना है कि सालों लग जाते हैं कि किसी औरत में करेज आ पाए बोलने की। जिस समाज से हम आते हैं, जिस प्रदेश से हम आते हैं, इतना संघर्ष करके हम आगे बढ़े हैं और वहाँ पे ऐसी बातें बोलना हमें ही ऐसे लगता है कि शोभा नहीं देता है। हमारे परिवार क्या सोचेगा, हमारे लोग क्या सोचेंगे। साक्षी मलिक बताती हैं कि पहले कुछ लड़कियों ने कोशिश करी थी अपनी आवाज उठाने की अकेले। उनका कैंप से नाम काट दिया गया, कंपटीशन से नाम काट दिया गया, जो कि अभी तक वो दोबारा कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाई हैं। ये धीरे धीरे हुआ कि बहुत सी लड़कियों ने आवाज उठाई और इनकी आवाज साथ में सुनी जाने लगी। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने ओवरसाइट कमेटी को बताया कि साल 2014 में भी उनके पास फीमेल रेसलर्स रोती हुई आई थी और बता रही थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में ब्रजभूषण सिंह ने जो करी थी। एटलीस्ट 3 जूनियर वुमेन रेसलर्स ने उन्हें कैंप में बताया था कि कैसे उन पर प्रेशर था, कैसे रात में उन्हें ब्रजभूषण से मिलने को कहा जाता था। परमजीत ने ये चीज उस वक्त वुमेन्स कोच कुलदीप मलिक को बताई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगला आरोप जो प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स के ऊपर लगाया जा रहा है वो ये कि अगर ये फीमेल रेसलर्स ऑलरेडी ब्रजभूषण की असलियत जानती थी तो इन्होंने ब्रजभूषण को अपनी शादियों में क्यों इनवाइट किया, ब्रजभूषण के साथ खुशी खुशी यहाँ पर फोटो खींची है। साक्षी मलिक का कहना है कि इन्होंने रेसलिंग ज्वाइन करी साल 2008 में और मेडल जीतने शुरू किए 2010 में। वो हमेशा अपने पेरेंट्स और कोच का धन्यवाद करती थी, लेकिन कंटिन्यूसली फोर्स फीड किया जाता था सभी रेसलर्स को कि प्रेसिडेंट का शुक्रिया कौन बोलेगा, हमारा शुक्रिया कौन बोलेगा, रेसलिंग फेडरेशन का शुक्रिया कौन बोलेगा। तो ये चीज़ हमें रटवा दी गई थी कि हमें हर मेडल के बाद उनका शुक्रिया अदा करना ही करना है। इस आरोप को लेकर विनेश फोगाट की कहानी भी काफी सिमिलर है। उन्होंने कहा कि उनसे वेडिंग कार्ड लिटरली डिमांड किया गया कि कहाँ है तुम्हारे शादी का कार्ड, मुझे इनविटेशन भेजो। साक्षी ये भी बताती हैं कि कैसे ब्रजभूषण कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते थे गोंडा में और उन्हें जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाते थे उन कॉम्पिटिशन्स में। फिर जब लोग उनके घर में आते थे वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये देखो, ये ओलंपिक चैंपियन, ये वर्ल्ड चैंपियन, जैसे कि ये इंसान नहीं बल्कि ट्रॉफीज हों। अब आते हैं हम सबसे बड़े एलिगेशन पर जो कि पॉलिटिक्स और ट्रायल्स से रिलेटेड है। यहाँ एक स्टेटमेंट जो अक्सर कुछ लोगों द्वारा बार बार उठाई जाती है कि भाई इस पर राजनीति क्यों हो रही है। इस आर्ग्यूमेंट में मुझे कभी लॉजिक नहीं समझ में आया। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लोग कहते थे इस पर राजनीति क्यों हो रही है, जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है। भाई राजनीति काम के मुद्दों पर नहीं होगी तो क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होगी? जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी तो किस चीज पर राजनीति होगी? राजनीति हो भी रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, तो ये कोई बुरी राजनीति भी नहीं है। अच्छे मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो इसको अगर कोई करना भी चाहेगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा ओपन होना चाहिए, किसी भी सोशल मूवमेंट, किसी भी प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बन सके, सपोर्ट कर सके अगर उन्हें करना हो तो। लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोटेस्ट की बात करें तो शुरुआत में एक्चुअली में रेसलर्स ने कहा था कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रहने को कहा, लेकिन बाद में जब सरकार ने सुनी नहीं, प्रोटेस्ट और बड़ा होने लगा, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टीज ने आना शुरू किया इसमें। लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन है। आरोप यह है कि ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने साथ में एक कंस्पिरेसी रची है। किसने लगाया यह आरोप? ब्रजभूषण सिंह ने खुद लगाया यह आरोप। उनका कहना है कि इस कंस्पिरेसी में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी इन्वॉल्व है और इसे साबित करने के लिए उनके पास एक ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन वो ऑडियो क्लिप समय आने पर वो दिल्ली पुलिस को देंगे। फिर इसी आरोप को कुछ अनजान ट्विटर अकाउंट्स ने बार बार दोहराया और प्रोपोगेट किया और लंबे लंबे थ्रेड्स बनाए इस चीज पर। एग्जैक्टली ये कंस्पिरेसी क्या कहती है कि कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा एक्चुअली में WFI के चीफ बनना चाहते थे साल 2011 में, लेकिन वो ब्रजभूषण के सामने हार गए। इसके अलावा नवंबर 2021 में WFI नए सिलेक्शन के रूल्स लेकर आता है जिनके अनुसार हर रेसलर को, चाहे वो मेडल होल्डर हो या ना हो, उन्हें नेशनल्स खेलना पड़ेगा और ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। इसकी वजह से एक ओपन फाइट छिड़ जाती है ब्रजभूषण और हरियाणा फेडरेशन के बीच में जून 2022 में। एज ए कॉन्सिक्वेंस WFI हरियाणा फेडरेशन को डिसॉल्व कर देता है और दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा फेडरेशन की प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब अगली इलेक्शन WFI प्रेसिडेंट की शेड्यूल्ड है मई 2023 को।
और कोई भी प्रेसिडेंट 3 बारी से ज्यादा बन नहीं सकता। तो दीपिंदर हुड्डा काफी श्योर थे कि वो WFI के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ब्रजभूषण अपने बेटे को प्रमोट करने वाले हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। ये जो 3 रेसलर्स हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये नए सिलेक्शन के रूल्स को अपोज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था नेशनल गेम्स में गुजरात में, और ना ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया नई दिल्ली के सिलेक्शन ट्रायल में दिसंबर 2022 में। ये एशियन गेम्स को खेलना चाहते हैं बिना सिलेक्शन ट्रायल के। तो इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दीपिंदर हुड्डा और 3 रेसलर्स को अपना एक कॉमन दुश्मन मिल गया ब्रजभूषण में, और इसलिए इन्होंने हाथ मिला ली। बड़ी लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है। सबसे पहले तो जब आप ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर देखते हैं, जरा ये देख लीजिए किस सोर्स से देखने लग रहे हैं। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है, ब्लू टिक्स की कोई कीमत नहीं रही है। अब कोई भी ब्लू टिक खरीद सकता है अपने लिए। इस थ्योरी को एक ऐसे ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट किया जिसका खुद का कोई नाम नहीं है ट्विटर प्रोफाइल पर, और अगर आप बाकी पोस्ट देखेंगे तो कई नॉनसेंस कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं, डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन एनीवेज ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज कौन फैलाता है, क्योंकि अक्सर गोदी मीडिया के एंकर्स भी ऐसी ही बातें किया करते हैं। जानना ये जरूरी है कि एग्जैक्टली किस चीज की बात करी गई। कुछ चीजों के आपको न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे, जैसे कि 2012 का न्यूज आर्टिकल जो बताता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को WFI का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया अंडर कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस। लेकिन थोड़ा आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इलेक्शन फाइट कोई ब्रजभूषण वर्सेस दीपिंदर हुड्डा नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। इसमें कई और स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि दुष्यंत सिंह और PV राठी। कुछ इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ था। लेकिन हम मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ये मान भी लें कि दीपिंदर हुड्डा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अकेले लड़ रहे थे इलेक्शन, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दीपिंदर हुड्डा के खिलाफ जो भी इलेक्शन लड़ता है वो कोई दूध का धुला इंसान बन जाता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई चोर किसी पुलिस इंस्पेक्टर को कहे कि भाई तुम्हारी में से पर्सनल दुश्मनी है इसलिए मैं चोर नहीं हो सकता। इस बात में कोई सेंस नहीं बनता। दीपिंदर हुड्डा का इस चीज को लेकर कहना है कि ब्रजभूषण कभी कहते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसके पीछे है, कभी कहते हैं कि हरियाणा की जाट लॉबी इनके पीछे है, कभी वो बजरंग पूनिया का नाम लेते हैं, लेकिन असलियत में ब्रजभूषण वो इंसान है जिनके खिलाफ 40 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन क्रिमिनल केसेस के पीछे भी कोई और है क्या? अब रेसलर्स के मुद्दे पर आते हैं। ये रेसलर्स ट्रायल्स से बचना चाहते हैं क्या? नए सिलेक्शन के रूल्स को ये अपोज करते हैं क्या? कुछ चीजें यहां पर सच हैं, जैसे कि नवंबर 2021 में एक्चुअली में WFI ने सिलेक्शन के रूल्स चेंज किए थे। नए रूल्स के अनुसार एक स्टेट कोटा लाया गया था, और इस स्टेट कोटा वाले रूल्स से हरियाणा की रेसलिंग एसोसिएशन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्या कारण है इसके पीछे? खुद ही सोचकर देखो, कितने इंडियन रेसलर्स ने ओलंपिक मेडल्स जीते हैं रेसलिंग में। महाराष्ट्र के KD जाधव एक हैं, इसके अलावा सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, बाकी सारे हरियाणा के हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो 8 रेसलर्स क्वालिफाई किए थे इंडिया से, वो सारे 8 के 8 हरियाणा से थे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि हरियाणा से ही इतने ज्यादा रेसलर्स क्यों देखने को मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि हरियाणा से कहीं ज्यादा रेसलर्स हमें देखने को मिलते हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। लेकिन ब्रजभूषण ने WFI में नया रूल पास किया कि किसी भी स्टेट को नेशनल्स में एक टीम से ज्यादा फील्ड करनी अलाउड नहीं होगी। WFI का लॉजिक था इसके पीछे कि जो कमजोर स्टेट्स हैं उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी गेम में आगे बढ़ने की। तो नेचुरली हरियाणा की टीम इससे खुश नहीं थी। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हरियाणा में जो लोग हैं वो सर्टेन स्पोर्ट्स खेलने में अच्छे हैं, बाकी और स्टेट्स में लोग कोई और स्पोर्ट्स खेलने में ज्यादा अच्छे हैं। तो जो भी स्टेट्स जिस स्पोर्ट्स में आगे हैं उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, उन्हें जबरदस्ती पीछे रखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बस इस रीजन से कि बाकी जो कमजोर स्टेट्स हैं उन्हें सेम लेवल पे लाया जा सके। ऐसा करने से पूरे देश में रेसलिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। अब दूसरा, नए रूल्स में बात करी जाती है ट्रायल्स को फेस करने की। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पढ़कर आपको लगेगा कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक रेसलर को ट्रायल्स फेस करने ही होंगे, लेकिन रूल में ऐसा नहीं लिखा गया है। रूल में एक्चुअली में डिस्क्रेशनरी पावर्स दी गई हैं फेडरेशन को, कि अगर फेडरेशन को लगता है किसी रेसलर को ट्रायल्स फेस करने चाहिए इंडियन टीम में होने से पहले, तो फेडरेशन डिमांड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर रेसलर को कंपलसरी है ट्रायल्स में अपीयर होना, ये फेडरेशन की मर्जी है। आगे इस रूल में बात करी गई ओलंपिक कोटा विनर्स की। कुछ पर्टिकुलर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन उन टूर्नामेंट्स में जीत जाता है तो उन्हें एक ओलंपिक कोटा मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेसलर्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिक्स के लिए अपने पुराने मेडल्स दिखाकर, बल्कि ऐसा है कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एक तरीके से ओलंपिक ट्रायल्स का काम करते हैं रेसलर्स के लिए। WFI के नए रूल्स के अनुसार इस ओलंपिक कोटा को छीन लिया जाएगा कोटा विनर्स से, और जो ट्रायल्स एक्चुअली में होंगे वो इंडिया में कहीं अलग से होंगे। इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की जीत को ट्रायल नहीं कंसिडर किया जा सकता। अब साक्षी मलिक के जो हस्बैंड है सत्याव्रत, वो भी एक रेसलर है। वो कहते हैं कि ये जो ट्रायल्स है ये हमेशा बड़े रैंडम तरीके से होते हैं, ये
फेडरेशन वाले लोग कभी ये नहीं देखते कि एक रेसलर किसी इवेंट से थका हुआ आ रहा है या उसे चोट लग गई है, उसे कभी भी किसी भी दिन बुलाया जा सकता है ट्रायल करने के लिए। यहाँ पर कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं है कि ट्रायल्स कब हो सकते हैं और इसलिए WFI के पास ज्यादा ही डिस्क्रेशनरी पावर है, उनके पास ज्यादा ही कंट्रोल है, जिसकी वजह से मेंटल हरासमेंट हो सकता है रेसलर्स को। साक्षी मलिक बताती हैं कि एक समय पर ये इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए पूरी सेट हो गई थी, प्रिपेयर्ड थी, लेकिन 4 दिन पहले कंपटीशन से इन्हें अचानक से ट्रायल्स करने के लिए बुला दिया जाता है, और वो भी एक ऐसे रेसलर के खिलाफ जो उनसे रैंकिंग्स में बहुत नीचे थी। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स ये नहीं कह रहे कि उन्हें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर दिया जाए बिना किसी ट्रायल के। बहुत बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाहते हैं, ये कंपटीशन नहीं खेलना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा, जितना भी मेरा करियर रहा है, मैंने सारे छोटे से छोटे टूर्नामेंट, सारी नेशनल चैंपियनशिप खेली हैं, और चाहे तो चाहे रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो आप, मेरे सर्टिफिकेट देख सकते हो। ये सिर्फ हमारा मुद्दा भटकाने की बातें हैं कि ये डायरेक्ट ओलंपिक्स खेलना चाहते हैं। उसमें चाहे विनेश आ जाए, चाहे बजरंग आ जाए, कोई भी ऐसा गेम नहीं हुआ है जिसमें हम बिना ट्रायल्स के गए हों। सही सुना आपने, एक भी रेसलर इन रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। कुछ रेसलर्स ने कुछ और कंप्लेंट्स भी रेज करी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी, अनसिंपैथेटिक प्लानिंग और मेंटल टॉर्चर, लेकिन एक भी कंप्लेन ट्रायल्स को लेकर नहीं है। जब आप ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर या मीडिया में सुनते हैं, थोड़ा लॉजिक यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कहानियां आपको सुनाई जा रही हैं, ये तो देख लीजिए कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो एक्चुअली में उसकी बात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। 2 न्यूज आर्टिकल्स को शेयर किया जाता है इस इमेजिनरी क्लेम को क्रेडिबल दिखाने के लिए। एक आर्टिकल है गुजरात नेशनल गेम्स के ऊपर जो अक्टूबर 2022 में हुए थे, और दूसरा आर्टिकल है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप को लेकर जो दिल्ली में दिसंबर 2022 में हुई थी। एक कंस्पिरेसी बताई जा रही है कि देखो, ये जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन रेसलर्स ने इन दोनों में से किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या कारण है कि ये पार्टिसिपेट नहीं किया? साक्षी मलिक बताती हैं कि अगस्त 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर इन तीनों ने गोल्ड मेडल्स जीते थे, साक्षी ने, बजरंग ने और विनेश ने। इनके अलावा दीपक पुनिया और रवि दहिया और नवीन ने भी गोल्ड मेडल्स जीते थे। जब ये चैंपियंस की तरह वापस लौटे, ऑफ कोर्स ये अलग अलग इवेंट्स में बिजी थे, तो इन्होंने सोचा कि आने वाले जो नेशनल गेम्स हैं, ये लिटरली 1 महीने बाद हो रहे हैं, इनमें पार्टिसिपेट करने की जगह रेस्ट किया जाए। साक्षी ये भी कहती है कि नेशनल गेम्स का किसी और टूर्नामेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा इन्होंने उसे अटेंड करना। इसी न्यूज आइटम में आप देख सकते हो साक्षी और विनेश के अलावा कई बड़े बड़े नामों ने इन नेशनल गेम्स को मिस किया था अलग अलग कारणों की वजह से, जो कि कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि और यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है इन गेम्स में उभर कर आने की। दूसरा जो आर्टिकल है यहाँ पर वो olympics.com में आता है। यहाँ इसे गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रखा है इस कंस्पिरेसी में, इसे सिलेक्शन ट्रायल्स का नाम दे रखा है, जबकि एक्चुअली में ये नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप है जो दिल्ली में हुई थी दिसंबर 2022 में। साक्षी बताती हैं कि इस चैंपियनशिप की मदद से नेशनल कैंप का एक्सेस मिलता है और उसके बाद सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं एशियन गेम्स के, वर्ल्ड चैंपियनशिप के। तो 3 अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, नेशनल कैंप और फिर सिलेक्शन ट्रायल। एक बार फिर से हम यहाँ देखते हैं कि इस नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनके अलावा भी कई बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया। साक्षी बताती है कि इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं और किसी भी रेसलर के लिए ये सिंपली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रेसलर हर एक टूर्नामेंट अटेंड करे, नेशनल भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो इन्हें बड़े केयरफुली, स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ता है हर साल कि इस साल किस किस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया जाएगा, किसके लिए ट्रेनिंग करी जाए और किन टूर्नामेंट्स को स्किप कर दिया जाए। ये बड़ी सिंपल प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट की, कि आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करो और उन्हें समय दो, क्योंकि किसी के पास भी हर समय हर चीज करने का टाइम नहीं होता। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या घर पर काम करते हैं। मैंने एक बहुत ही कमाल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी में अपने टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद आप जो भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसका टाइम आप हमेशा निकाल पाएंगे। स्क्रीन पर आप रिव्यूज देख सकते हैं उन लोगों के जिन्होंने इस कोर्स को लिया है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड GO40 इस्तेमाल कर सकते हैं 40% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर। लेकिन याद रखिए, ये कूपन कोड आप में से सिर्फ पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आए तो विनेश फोगाट अपना रीजन बताती हैं कि उन्होंने ये चैंपियनशिप क्यों स्किप करी। द वायर के साथ उन्होंने बात करी थी। जैसे ही मैं खेल मंत्री जी से मिली, 24 घंटे भी नहीं हुए, जो एक एक बात मैंने खेल मंत्री जी को बताई थी, ब्रजभूषण को एक एक बात बता दी, क्योंकि खेल मंत्री जी ने पूछा अपने प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बताया,
उसी टाइम उन्होंने बताया है या उनके ऑफिस ने बताया, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन वहाँ से बातें लीक हो गई। 24 घंटे में मेरे हस्बैंड के पास कॉल आने लगे कि आपने ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को ऐसे बता दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई है, और आपको तो हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे, नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाई रोड आते हो तो ये हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमें बोली जा रही थी उस टाइम पे। तो आप सोचिए मतलब किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, हर तरीके से हमें परेशान की, इतना परेशान किया जा रहा था कि हम मर जाएं, हम खुद से कुछ खुदकुशी कर लें या कुछ खुद को कुछ ही नुकसान कर लें, इतने हद तक टॉर्चर किया जा रहा था हमें। साक्षी मलिक का स्किप करने के पीछे कारण अलग था और ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बताती हैं कि कैसे अलग अलग स्टेट टीम्स होती हैं देश में, उसके अलावा एक रेलवेज की भी टीम होती है। तो साक्षी मलिक और संगीता फोगाट दोनों रेलवेज की प्लेयर्स हैं। संगीता फोगाट बजरंग पूनिया की वाइफ है। यहाँ सिलेक्शन रूल्स के अनुसार एक ही रेसलर एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में खेल सकता है, तो या तो साक्षी खेल सकती थी या संगीता खेल सकती थी। अब क्योंकि साक्षी ने बाकी सारे नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप्स अभी तक खेले थे जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना संगीता को मौका दिया जाए। संगीता भी उन्हीं की वेट कैटेगरी में थी 62 kgs, तो ये खेलने जाती हैं और एक्चुअली में ये गोल्ड मेडल भी जीत कर आती हैं उस चैंपियनशिप में। तो ये पूरा आरोप बड़ा ही स्टूपिड है, क्योंकि अगर साक्षी ये टूर्नामेंट खेलने जाती तो संगीता नहीं जा पाती, और एक कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने वाले लोग फिर संगीता पर आरोप लगाते। लेकिन एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी से एक ही रेसलर लड़ सकता है। अच्छा, अब अगली स्टेप आती है नेशनल कैंप। साक्षी बताती है कि इन सारे कारणों के अलावा इंजरी भी बड़ी कॉमन चीज है स्पोर्ट में। तो अक्सर कुछ रेसलर्स जो नेशनल चैंपियनशिप मिस कर जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो WFI से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका नाम नेशनल कैंप में इंक्लूड कर दिया जाए। इस चीज का साक्षी, बजरंग या विनेश से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि आम चीज है जो हर रेसलर करता है। तो साक्षी ने एक्चुअली में WFI से रिक्वेस्ट किया था कि इनका नाम नेशनल कैंप में डाल दिया जाए, और इन्होंने बताया ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि हर रेसलर जो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का विनर होता है वो नेशनल कैंप तक नहीं पहुंच पाता, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कोई इंजरी हो जाती है या कुछ भी और हो जाता है। कुछ वेकेंट जगहें हमेशा रहती है नेशनल कैंप में। इतना ही नहीं, नेशनल कैंप से यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलना भी कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। कुछ रेसलर्स को ये मिल जाता है और फिर भी वो जाकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2020 का ये आर्टिकल देखिए। रवि धैया नेशनल कैंप से लीव लेते हैं अपने BA के फाइनल ईयर एग्जाम्स देने के लिए। रेसलर रवि धैया पे वैसे मैंने पूरा एक ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेम ईयर सुशील कुमार को भी एग्जेम्पशन मिला था नेशनल कैंप से, और इसके बावजूद इन्हें ओवरसीज जाना ट्रेनिंग के लिए अलाउड था, और ये इंडियन स्क्वाड को ज्वाइन कर पाए डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। तो अभी तक मैंने बात करी नेशनल गेम्स की, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की, नेशनल कैंप की, और अब बात आती है ट्रायल की। हर मेजर टूर्नामेंट से पहले कुछ ट्रायल्स होते हैं। कई बारी दो कॉम्पिटिशंस अगर एक दूसरे के काफी करीब हो रहे हो, 15-20 दिन के एक के बाद एक हो रहे हो, तो एक सिंगल ट्रायल होता है दोनों कॉम्पिटिशंस का। अब जैसा वीडियो में मैंने पहले डिस्कस किया, WFI के पास अथॉरिटी है किसी भी रेसलर को ट्रायल से एग्जेम्प्ट करने की। WFI कह सकता है कि अगर इस रेसलर को ट्रायल देने की जरूरत नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा उन्हें ट्रायल। लेकिन साक्षी बताती है कि उन्होंने तो ये एग्जेम्पशन की डिमांड भी नहीं करी आज तक। ट्रायल्स मिस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे एशियन गेम्स की बात हो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो। अगर ये ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल्स जीत कर ला सकते हैं, तो सिलेक्शन ट्रायल्स कौन सी बड़ी चीज है इनके लिए। तो इस चीज पर अब गौर करो दोस्तों कि कितनी बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पर रची जाती हैं इन प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स को बदनाम करने के लिए। ये पहली बार नहीं है कि हम देश में ऐसा होते हुए देख रहे हैं। इससे पहले जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लेकर भी कितनी बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जाती थी कि कोई पॉलिटिकल साजिश चल रही है, कोई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर इनका असली मकसद कुछ और है, और सेम चीज यहाँ रेसलर्स के साथ करी जा रही है। सवाल ये उठता है कि कौन है ये लोग जो हमारे ओलंपिक मेडल विनर्स को भी नहीं छोड़ते बदनाम करने में, सिर्फ एक पॉलिटिशियन को डिफेंड करने के लिए, और वो भी ऐसे पॉलिटिशियन को डिफेंड करने के लिए जिसके ऊपर एक समय पर करीब 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। इसकी दूसरी साइड की कहानी कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप सवाल पूछोगे कि आखिर एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए सरकार इतना क्यों पीछे पड़ी है। शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया ये आर्टिकल कहीं ना कहीं कुछ हिंट देता है। ब्रजभूषण सिंह एक पावरफुल पॉलिटिशियन है उत्तर प्रदेश में, इन्हें एक बाहुबली टाइप का नेता कंसिडर किया जाता है, और ऐसा अलेज किया जाता है कि अगर सरकार ने इन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया तो 2024 की इलेक्शंस में बीजेपी की सरकार को मुश्किलें होंगी इस एरिया से वोट्स जीतने में। शायद यही कारण कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे को लेकर इतने चुप क्यों है। यहाँ आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया, ये वाला वीडियो भी जरूर देखना जो मैंने बनाया है अडानी और सरकार के रिश्तों को लेकर। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।